मतदान हो चुका है और अब कल जो है गिनती शुरू हो जाएगी। एग्जिट पोल बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्या वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल पाएंगे? इस चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ सतीश सेठ जी हैं, जो द ट्रिब्यून में काफी साल उन्होंने जॉब की। इधर हमारे साथ अजय गर्ग है, जो पंजाब केसरी के सीनियर पत्रकार है। शुरुआत करते हैं सतीश सेठ जी, मतदान हो चुका है, बहुत से एग्जिट पोल आ रहे हैं, कौन कितना आगे है, कैथल की जो स्थिति है वो स्पष्ट करें। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप कैथल विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो मेन मुकाबला आदित्य सुरजेवाला, जो कि रणदीप सुरजेवाला जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनके पुत्र हैं, और लीलाराम गुर्जर जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सुरजेवाला जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अच्छा मुकाबला है, हॉट मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। अब रिजल्ट तो खैर आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक कयास हैं, दोनों अपनी जीत लगा रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला के जो कैंप है वो भी अपनी 10-12 हज़ार से जीत लगा रहे हैं, और इधर लीलाराम गुर्जर का जो कैंप है वो भी अपनी 8-10 हज़ार से जीत मानकर चल रहे हैं आगे। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है सेठ साहब? क्योंकि आप को बहुत लंबा समय हो गया पत्रकारिता में, बहुत से इलेक्शन आपने देखे हैं, तो क्योंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट का काम है हर इलेक्शन को बड़े नजदीक से देखते हैं, और अब की बार का इलेक्शन कितना नजदीक किसके लिए रहने वाला है? ऐसा है जी, अपेरेंटली तो देखने से ऐसा लगता है कि सुरजेवाला जी का अपर हैंड है, कांग्रेस का अपर हैंड है, जैसा कि सर्वे में भी आ रहा है, एग्जिट पोल में भी आ रहा है। और जैसे एंटी इनकम्बेंसी हम मानते हैं, भाई बीजेपी की गवर्नमेंट थी हरियाणा में, तो उसके खिलाफ लोगों में जन भावना है। कुछ उनके कार्य थे जैसे फैमिली आईडी और ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और लोगों की जो समस्याएं हैं, जगह जगह आवारा पशु, गंदगी के ढेर, टूटी हुई सड़कें, लोगों को एम्यूनिटीज़ ना मिलना, ये सरकार के प्रति एक रोष उत्पन्न करते हैं आम नागरिक के मन में, और उसका असर चुनाव में भी पड़ता है। उसके अलावा जैसे लीलाराम बीजेपी के हैं, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को पिछले इलेक्शन में हराया था, और रणदीप सुरजेवाला हैवी वेट माने जाते हैं। हरियाणा सरकार ने, जो खट्टर साहब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, इतनी बड़ी तोप को हराने के बाद भी लीलाराम को उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कोई कैबिनेट में शामिल नहीं किया, और उनकी भी ये रही कि भाई सरकार में जो कोई काम थे वो ज़्यादा काम नहीं हो पाए, मगर केंद्र सरकार की ज्यूरिडिक्शन में जो काम थे वो कुछ हो पाए, जिसमें कि कैथल से गुजरने वाले 3 हाईवे भी हैं। कैथल की उपलब्धता जो है सिर्फ 1,000 करोड़ से जो हॉस्पिटल जिसका कि नींव पत्थर मेडिकल कॉलेज रखा गया है, मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखा गया है, और जो बनना भी शुरू हो चुका है। और इसके अलावा एक संस्कृत यूनिवर्सिटी, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है। लेकिन सतीश सेठ जी, मेडिकल जो कॉलेज है उस पर 2 लोग दावा कर रहे हैं। इधर लीलाराम जी दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज मैं लेके आया हूं, उधर कमलेश डांडा भी दावा कर रही है कि मेडिकल कॉलेज मैं, लेकिन सच्चाई किसकी मानी जाए? ऐसे है जी, दोनों को क्रेडिट देने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दोनों ही वो मंत्री थी और ये लोकल एमएलए कैथल के हैं लीलाराम जी, तो दोनों को क्रेडिट देने में कोई हर्ज नहीं है। मगर मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, तो ये उसका एक रिजल्ट है भी है। बदलाव होगा, क्योंकि पब्लिक का मूड फिलहाल यही लग रहा था पूरे हरियाणा में कि बदलाव की जरूरत है। क्या बदलाव हो पाएगा? अभी कहना मुश्किल है, जो साइलेंट वोटर है उनके रोल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। साइलेंट वोटर इस बार काफ़ी है, पहले से ज़्यादा है। पिछले चुनावों में वोकल वोटर ज़्यादा था, साइलेंट कम था। इस बार साइलेंट वोटर ज़्यादा है। तो बीजेपी तो कहती हैं कि भाई जो साइलेंट वोटर है वो हमारे हक में है, इसलिए हम इसको आराम से सीट को निकाल जाएंगे और जीत हमारी निश्चित है। दूसरी तरफ सुरजेवाला कैंप में ये बातचीत है कि भाई हमारा जो है दिखता है, हमारी कंपेन ही बड़ी ज़बरदस्त थी, मैनेजमेंट हमारी अच्छी थी,
और लोगों में जो नाराज़गी है उसका बीजेपी की गवर्नमेंट के प्रति, राज्य सरकार के प्रति, उसका जो लाभ है हमें मिलेगा। तो इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। इसलिए जो भी हो, कोई जीतो हार हो, कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से हार जीत नहीं होगी। तो कुछ भी परिणाम हो सकते हैं, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। मगर कुछ अप्रत्याशित इनकी जो दोनों की असेसमेंट है उससे कुछ हो सकता है, दोनों के असेसमेंट में कोई बदलाव आए और जनता कोई नया ही फैसला सुनाए, जिससे कि पता लगेगा कि परिणाम क्या हैं, कौन पॉपुलर है कौन नहीं है, बीजेपी पॉपुलर है या एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया है, उसके बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। इनका कहना है कि कौन पॉपुलर है कौन नहीं पॉपुलर है। हमारे साथ अजय गर्ग जी भी हैं, पंजाब केसरी। अजय जी, क्या लगता है कैथल की सीट पे, क्योंकि दोनों ही दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, दोनों ही कह रहे हैं कि जीत हमारे होगी, दोनों के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से चुनाव प्रचार भी किया, चुनाव भी लड़ा। अब क्या कहना है कि एग्जिट पोल जो आए हैं वो एग्जैक्ट पोल में कितने बदल पाए? एग्जिट पोल जो आए हैं, एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। कभी कभार वो क्या कहते हैं कि एग्जिट पोल जो जैसे पिछली बार अब आप लोकसभा इलेक्शन में मोदी के दे दिए थे, 350 सीटें दे दी थी, 242 पे रह गए। पर जो इस बार के जो हरियाणा के एग्जिट पोल आए हैं, ये लगभग मुझे लगता है सही हैं बिल्कुल। क्योंकि किस लिहाज से? कांग्रेस के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज? कांग्रेस के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी। कांग्रेस के हिसाब से इसलिए कह रहा हूं कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, वो जनता के अंदर बीजेपी के प्रति रोष नहीं था। जनता में रोष था मनोहर लाल जी खट्टर की नीतियों का रोष था। जैसे प्रॉपर्टी आईडी जो सेठ साहब बता रहे थे अभी, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिससे जिम्मेदार तंग हो गया, व्यापारी तंग हो गया, हर वर्ग इस मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से तंग हुआ। बीजेपी की यहाँ पे इतनी खिलाफत नहीं थी जितनी मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियां थी। रजिस्ट्रियां ना होना सबसे बड़ा मुद्दा, रजिस्ट्री नहीं होती थी, उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रॉपर्टी आईडी, उसमें अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी थी। लाखों रुपए लग जाते थे प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में और रजिस्ट्री करवाने में, जिससे हर वर्ग तंग हो गया। क्योंकि रजिस्ट्री करवाने में गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक खुद बीजेपी के यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी इस तरह की बात उठाई थी, कोई ऑडियो भी इनकी आई? तो विधायक जी खुद ही मंचों पे उठाते रहे, भाई ये जो पोर्टल खोले हैं, पोर्टल की वजह से जनता में रोष है, इन पोर्टलों को बंद कर देना चाहिए। ये तो ऐन वक्त पर 6 महीने पहले जो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और सीएम के दरवाजे बिल्कुल खोल दिए हम जनता के लिए नायब सैनी ने, उससे ये थोड़ा बहुत इलेक्शन फाइट कर पाए, नहीं तो वो भी ना होता तो उससे भी बुरा हसर होता। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं 25-27 सीट और कांग्रेस की 58-60 सीट, तो अगर नायब सैनी को ऐन वक्त इसीलिए बदला गया कि मनोहर लाल जो खट्टर की नीतियां थी, यहाँ पर बीजेपी नहीं हार रही, मनोहर लाल खट्टर जी हार रहे हैं। मनोहर लाल जी हरियाणा का 10 साल के अंदर उन्होंने अफसरशाही इतनी हावी कर दी कि हर आदमी तंग कर दिया, उनके कपड़े उतार लिए आम आदमी के अफसरों ने जी। नायब सैनी कह रहे हैं कि जो ये एग्जिट पोल है हम नहीं मानते ये सही है, क्योंकि रिजल्ट कोई और होगा। नहीं, एग्जिट पोल तो देखो वो तो कल पता लग जाएगा, कल गिनती है, गिनती में सबका सब सारा कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पर जो आप कैथल विधानसभा की बात करें तो कैथल में शुरू में तो प्रचार के अंदर रणदीप सुरजेवाला पूरे चले जी, इलेक्शन में एक तरफा हवा बना दी, पर लास्ट के जो 7-8 दिन थे तो लीलाराम जी ने भी बराबरी करने की बहुत कोशिश की और लास्ट तक करते रहे। अब वो तो अब कितनी दोनों पार्टियों के फाइट कह सकते हैं कि टफ फाइट, वो दोनों जो कार्यकर्ता हैं, लीलाराम जी के कार्यकर्ता, रणदीप सुरजेवाला के कार्यकर्ता, दोनों कह रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है। परंतु मैं ये कहता हूं इसके अंदर जो मेरा ओपिनियन है कि जो ये कल ही इसमें जब गिनती शुरू होगी तभी पता लगा सकता है कि भाई इसमें फाइट है या एक वन साइड गेम है। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अजय जी, ये तो बात रही कैथल की, लेकिन कैथल जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र और हैं, उनमें क्या स्थिति है? कलायत की बात करें, पूंडरी की बात करें या फिर गुला की बात? कलायत में इस धुरंधर खड़े हैं, जैसे जयप्रकाश जी के लड़के हैं विकास सहारण जी। जयप्रकाश जी खुद हिसार से सांसद हैं और उनके लड़के विकास सहारण पहली बार टिकट लेके आए हैं, नया चेहरा है। रामपाल माजरा जी 40-45 साल से राजनीति में धुरंधर हैं और उसके बाद कमलेश डांडा जी हैं, वो भी पुरानी धुरंधर हैं, उनको अपने पति का एडवांटेज मिला हुआ है। और उसके बाद ये अनीता ढूल बड़सिकरी है, ये भी मैदान में है।
विनोद लेकिन कलायत की अजय एक बात करें, कलायत की स्थिति कहीं भी स्पष्ट नहीं है। एक ट्रायंगुलर फाइट होती है, एक बहुकोणीय फाइट होती है। कलायत में वही स्थिति नजर आ रही है। हम किसी कैंडिडेट को ये नहीं कह सकते कि ये क्लियर है। नहीं, कलायत के अंदर इस टाइम मुख्य मुकाबला जो है जयप्रकाश जी के लड़के विकास सहारण, कमलेश डांडा, रामपाल माजरा के अंदर है। तीनों ट्रायंगुलर फाइट में हैं। जो परिणाम तो जो आएगा कल आएगा आपके सामने है, पर इसके अंदर ये ट्रायंगुलर फाइट है। इसमें यह कहना असंभव है कि कौन जीत जाए, परंतु जो जिस हिसाब से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में जैसे कांग्रेस को दिखाया गया है भाई 58 से 60 सीट, तो क्या पता एग्जिट पोल अगर सही होते हैं तो कांग्रेस वहां पे कलैश से निकाल सकती है। पुंडरी की बात करें या में मैच फंसा हुआ है, वहां पे हमने जो लोगों से व्यू लिए वहां पे सतबीर भाना, सुल्तान जडोला और जाम्बा, सतपाल जाम्बा, तीनों वहां भी ट्रायंगुलर फाइट बताई जा रही है। लेकिन भारी कौन है? हल्का फुल्का कोई इशारा जनता ने किया? भारी तो ऐसा है जी, तीनों में से कोई भी निकाल सकता है, उसमें कुछ कहना मुश्किल है। ये दोनों सीटें ऐसी हैं, कलायत आपकी, पुंडरी, इनमें गुला में तो एक वन साइड गेम है। कांग्रेस वहां पे जीत रही है, देवेंद्र हंस निकाल रहा है सीट, क्योंकि वहां पे तो कोई दूसरा नाम आ ही नहीं रहा। वहां पे बिल्कुल वन साइड गेम हुई है। बिल्कुल। सेठ साहब, एक चीज और बताइए, कैथल का विश्लेषण हमने किया, आपकी नजर में अन्य जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, गुला की बात करें, पुंडरी की बात करें या फिर कलायत की बात करें, किस तरह का मैच वहां पर लग रहा है? कलायत में लगभग ट्रायंगुलर फाइट है। कैंडिडेट तो कई खड़े हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, सब ने अपने अपनी कैंपेन बड़े अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर बात करें वहां जाट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, 1 लाख के आसपास वोट है, यानी हम कह सकते हैं 50% वोटर हैं जाट वोट। कैंडिडेट भी जाट ही ज़्यादा हैं। कमलेश डांडा बीजेपी से हैं, वो भी जाट हैं। उधर रामपाल माजरा जी इनलो बीएसपी अलायंस से हैं, वो भी जाट हैं। उधर मिस्टर विकास सहारण हैं जो जयप्रकाश जी के बेटे हैं, वो भी जो है जाट हैं। और अनीता ढुल हैं जो, वो भी जाट हैं। और अनुराग डांडा जो आपके हैं, वो भी जाट हैं। तो जाटों की वोटें जो हैं वो 5 अच्छे उसमें डिवाइड होंगी। तो उसमें कोई कितना कहे, आफ्टर ऑल जो नॉन जाट वोट हैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है इलेक्शन, वो किसके पाले में गई हैं। उनमें भी कोई ये नहीं है कि एन ब्लॉक वो कोई नॉन जाट किसी को वोट दे देंगे। उनकी भी वोटों में डिवीज़न होना है, अलग अलग कम्युनिटी के बेस पे और कैंडिडेट की प्रेफरेंस की बेस पे, वो भी सभी को मिलेंगी। अब जो ज़्यादा उसमें ले जाएगा वही जीत का सिकंदर बनेगा, जो नॉन जाट वोट को ज़्यादा ले जाएगा। SC BC भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, अदर कम्युनिटीज़ भी हैं। तो कुल मिला के नॉन जाट वाट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड, ट्रायंगुलर फाइट टफ है। कलायत का इलेक्शन उसी के हिसाब से होगा। पुंडरी और गोला, पुंडरी में कैंडिडेट तो वहाँ भी काफ़ी हैं, हैवी वेट हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। सतपाल जाम्बा बीजेपी के हैं और मिस्टर कांग्रेस के सुल्तान जडोला हैं। उधर ढुल साहब हैं, उधर अपना भाना, सतवीर भाना हैं जो आज़ाद हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा कैंपेन चली है। और वो एस्पिरेंट थे, वो भी कांग्रेस टिकट के नहीं मिली उनको। तो मगर जो ट्रायंगुलर फाइट ये एक किस्म की समझो, सतवीर भाना और बीजेपी के सतपाल जाम्बा और कांग्रेस के सुल्तान जडोला, ट्रायंगुलर फाइट ही वहाँ पर चलेगी। अब कुछ भी कहना कठिन है क्योंकि नेक टू नेक फाइट है, उसमें ये कहना कि कौन ज़्यादा ले जाएगा कौन कम ले जाएगा। लेकिन सेठ साहब, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से एक लहर थी कि कांग्रेस की एक लहर चली हुई थी, क्या मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग उस लहर को देख के भी किया होगा? उसका बेनिफिट मिल सकता है कैंडिडेट्स? ऐसा है जी कि जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था ऐसा लगता था जैसे कांग्रेस के तरफ पूर्ण झुकाव है और एक तरफा इलेक्शन है, कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जीतेगी और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। मगर जो जो इलेक्शन कैंपेन ने पिकअप किया तो बीजेपी ने अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार किया, जिसमें कि कैथल की सीट भी शामिल है, कलायत की भी है और पुंडरी और गुला की भी है। तो उन्होंने मेकअप किया अपने इलेक्शन को, पिकअप किया उनका इलेक्शन कैंपेन बीजेपी कैंडिडेट्स का। उसके बाद ही जो हम कहते हैं अभी टफ फाइट हुई है
टफ इलेक्शन हुआ है उसी के बाद हुआ है। अदरवाइज शुरू में तो ऐसा लगता था जैसे भी लोगों में बहुत रोष है सरकार के प्रति, कोई इतनी रोष वाली बात भी नहीं है। लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, उसमें उनको जो इनमें से ठीक लगता है उसको दिया है। गुला की सीट पे क्या रहेगा? गुला की सीट पे वहाँ पर तो सीधी डायरेक्ट फाइट है, कुलवंत बाजी फाइट है या एक तरफा मुकाबला? कुलवंत बीजेपी के हैं, कुलवंत बाजीगर, और अपना देवेंद्र हंस कांग्रेस के हैं। तो अपर हैंड देवेंद्र हंस का ही लगता है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं। इन इलेक्शंस में बात करें आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, और अगर बात करें तो मुकाबले में कलायत में अनुराग ढांडा जरूर है। मुझे जो लोगों से बातचीत होती है उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूँ भी कलायत में तो शायद वो आपके जो कैंडिडेट हैं और सीटों के मुकाबले में वो औरों से कुछ ज़्यादा वोट ले जाएं, मगर वो भी कहीं पे मुकाबले में नहीं है, जीत के नज़दीक नहीं है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी कैथल में 3 सीटें और हैं, जहाँ जहाँ भी आपके उम्मीदवार हैं, कोई उनको सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोग भी सियाने हैं, देखते हैं अभी कौन जीतने वाला है, कौन मुकाबले में है, उसके हिसाब से लोग वोट करते हैं। जब लोगों को एक इम्प्रेशन हो जाए कि भाई ये तो बंदा लूज़ कर रहा है, ये इलेक्शन में है नहीं मुकाबले में, तो उसकी तरफ लोग कम ही वोट करते हैं। तो इसीलिए आपकी कोई स्थिति कोई बहुत कहीं पर भी वो नहीं है, अच्छी है नहीं है, उनके कैंडिडेट्स के हक में नहीं है। और आप पार्टी का जहाँ तक कैथल के ज़िले का ताल्लुक है, यहाँ पर उनका कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं है। बिल्कुल। अजय जी, एक चीज बताइए कि कांग्रेस की लहर की बात करें, क्योंकि अगर देखें जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें कांग्रेस अपर हैंड दिख रही है। वो रीजन ये है कि 10 साल के शासनकाल से लोग ऊब गए थे, या फिर सरकार की जो नीतियां थी उनसे ऊब गए थे, या फिर ये कहें कि लोग जो है बदलाव चाहते थे इसीलिए, और वो बदलाव उनमें उनको सिर्फ कांग्रेस में दिख रहा था। नहीं, इसके अंदर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एग्जिट पोल आए हैं इसके अंदर जो बीजेपी की जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म को छोड़ दिए, सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म में इतनी बदनामी बीजेपी पार्टी की नीतियों की हुई, जैसे कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, आड़तियों में रोष, आड़तियों के लाइसेंस हर साल उनको रिन्यूअल कराने के लिए मनोहर लाल जी अफसरों के थ्रू अफसर तंग करते थे, उनको हाई कोर्ट से अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने पड़ते थे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सीधा जिम्मेदारों के खातों में पैसे डालना। और जो सबसे बड़ा मेन, यानी नीतियां तो ले आए लेकिन मैदान तैयार नहीं किया। हाँ, नीतियां ले आए पर वो मैदान तैयार नहीं किया। वो उस जो नीतियों को जनता झेल नहीं पाई। वो जो नीतियां थी वो जनता के खिलाफ नीतियां थी, जिससे कि अफसरों को तंग करने का जनता को मौका मिल गया। अफसरों ने इतना तंग किया, पैसे मतलब रजिस्ट्री करानी या प्रॉपर्टी आईडी बनवानी, उसके अंदर लाखों रुपए खर्च होते थे। जनता बड़ी परेशान थी। एक बहुत बड़ी बात है, एक इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं बताता हूँ आपको, जो 3 कृषि कानून जो सेंटर मोदी सरकार लेके आई, फिर उनको 11 महीने बाद बैकआउट करना पड़ा, जिसमें 730 किसानों की 730 किसान मारे गए, जिसकी वजह से जो किसानी वर्ग जिम्मेदारा वर्ग, वो बिल्कुल टोटली बीजेपी के खिलाफ हो गया, और जिसका खामियाजा भी बीजेपी को इस इलेक्शन में भुगतना पड़ा। और उसको इसका खामियाजा लोकसभा इलेक्शन में भी भुगतना पड़ा। 5 सीटें वहां पर उनको हारनी पड़ी, और मोदी साहब जो 350 सीट जो आ रही थी वो 242 पे रह गई। तो कहीं ना कहीं जो ऐसी नीतियां अगर जनता के खिलाफ लेके आएगी कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो जनता का जो नाराजगी है वो झेलनी पड़ेगी हर पार्टी को। अब इसका फायदा सीधा कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस ने इस सारे मुद्दों को लपक लिया जी। जितने भी बीजेपी ने जो ये पोर्टल वाली स्कीमें चलाई, उसको इसने अपना हुड्डा साहब ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो बना लिया, भाई मैं आते ही सारे इन सभी को खत्म कर दूंगा। 6,000 बुढ़ापा पेंशन, 500 रुपये सिलेंडर, 1100 रुपये रसोई चलाने के लिए वो पैसे दिए जाएंगे। मतलब सारे मुद्दे उन्होंने लपक लिए, जनता की नब्ज को पकड़ लिया हुड्डा साहब ने। और हुड्डा साहब ने और कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये सभी घोषणाएं कर दी, जिससे कि जनता को इस बात का ये भाई उनको एक मौका मिल गया वोट डालने का। और यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर की नीतियां हारी है, ना कि बीजेपी। सेठ साहब, एक चीज बताइए कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट थे, क्या बदलाव की बयार उसी वक्त स्टार्ट हो गई थी?
ये तो चुनावों में होता ही है कि भी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। जो सरकार सत्ता में होती है उसके खिलाफ लोगों में रोष पनपता है, क्योंकि कोई भी सरकार जो है जन भावनाओं पे पूरा उतरने के लिए प्रयास करे या ना करे, मगर लोगों में नाराजगी तो स्वाभाविक है। हर चीज़ें वोटर की पूरी नहीं हो सकती, हर डिमांड। मगर मैं एक बात कहूँगा, सरकार कोई भी बने, जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं जो कि बरसों से चली आ रही हैं, हर साल पैडी के सीजन में किसानों को, आड़तियों को जितनी परेशानी होती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, मंडियों के बाहर अनाज पड़ा रहता है, कई कई दिन बोलियां नहीं होती, सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। किसान दर दर भटकने को मजबूर है। एक तरफ तो उनको अपनी कृषि उत्पादन का जो है सही मूल्य नहीं मिल पाता, एक उनकी एक्सप्लॉयटेशन ये होती है कि उनका माल नहीं उठता, माल नहीं बिकता। सरकार जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके जब किसान सड़कों पे उतर आते हैं, तभी सरकार, कोई भी सरकार हो, पहले वाली भी और अब वाली भी, ये तभी जागते हैं जब किसान सड़कों पे उतर आते हैं, अपना वो प्रोटेस्ट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लोग स्थिति से बाहर, लोग जब कंट्रोल से बाहर स्थिति हो जाती है, जब कंट्रोल से बाहर स्थिति होती है, प्रशासन भी तभी जागता है, सरकार भी जब जागती है, जबकि ये चीज़ें, ये समस्याएं परमानेंट हैं और इनका परमानेंट हल होना चाहिए। आज देश का कोई भाग नहीं है जहां पर आवारा पशुओं से किसान परेशान नहीं है, आम नागरिक परेशान नहीं है। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, मगर ये सरकार है इसके जूं तक नहीं रेंगती। पहले थी उसके भी, अब है जो उसके भी, कि भाई कि इनका कोई समस्याओं का समाधान करें। जहां जहां जाओ शहरों में बुरी हालत है, गंदगी के ढेर पड़े हैं, रोज घोषणाएं होती हैं, करोड़ों रुपए के बजट खर्च होते हैं, मगर कहीं लोगों को राहत नहीं है, आम जन को राहत नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बड़े बड़े हाईवे तो बन गए, आप किसी भी गांव में चले जाओ आपको 80% गांवों की सड़कें टूटी मिलेंगी। कैथल से जींद की सड़क है, बुरा हाल है। कैथल से असंध रोजौन जाओ, सड़कों का बुरा हाल है। इसी प्रकार गांवों में, इंटीरियर में, जिले की दूसरे गांवों से जोड़ने वाली शहर से सड़कों का बुरा हाल है। ये जो है पता नहीं सरकार करती क्या है, क्यों नहीं इनका समाधान करती। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जो है कोई भी सत्ता में रहो ना रहो, सत्ता से बाहर हो अंदर हो, कोई भी सरकार हो, उनको अपने कार्यकाल में इन समस्याओं को हल करना चाहिए, बड़े सजग रूप से करना चाहिए, प्रशासन की खिंचाई करनी चाहिए, जो जो विभाग के अधिकारी जिम्मेवार हैं। आने वाली सरकार से उम्मीद करोगे कि इन समस्याओं का समाधान होगा? हमें उम्मीद है और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इन समस्याओं को जड़ से मिटा दो, अगर आप राजनीति में रहना चाहते हो। नहीं, आज एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी, कल को एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ भी हो सकती है, और अगर वो अच्छे काम करेंगे तो उनको दोबारा से भी जनता मौका दे सकती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतीश सेठ जी और अजय गर्ग जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में कितने बदल पाएंगे वो तो कल की जो काउंटिंग है उसके बाद ही पता चल पाएगा। कैथल की चारों सीटों की बात करें तो एक गुला की सीट है वो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन जो 3 सीट है उन पर टफ फाइट है। लेकिन काउंटिंग के बाद पता चल पाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन पूरे हरियाणा की बात करें, कैथल की बात करें, कांग्रेस अपर हैंड नजर आ रही है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, हरियाणा तक।